बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप भी बिस्मिल्लाह से स्टार्ट कर लें। एक नया आगाज आप करने जा रहे हैं। वेलकम टू कैफ। और कैफ में आइए के जरिए आइए, कैफ में आइए के जरिए आइए। तो पहले आइए फिर कैफ में आइए। तो आई कैफ ने आइए का नाम आइए रखा क्यों है? उसका मतलब यही है कि कैफ में आइए, कैफ में कदम बढ़ाइए, आगे चलिए। ठीक है जी। तो देखिए, इंसान ज़िंदगी में जो जो अचीवमेंट्स करता चला जाता है उसकी उसको खुशी ज़रूर होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा इंसान की होने वाली अचीवमेंट्स क्या आती हैं, इंसान को मुस्तकबिल की अचीवमेंट्स के सामने रोक देती है। इसकी मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा। हमारा मुल्क 1947 में हमने ये मुल्क आज़ाद करवाया और उस आज़ादी की खुशियाँ हम आज तक मनाते हैं। ऐसे ही है ना कि नहीं मनाते? और हम उस आज़ादी को यकीनन बहुत बड़ी अचीवमेंट मानते हैं। लेकिन एक इनकलाबी शायर है फैज़ अहमद फैज़ साहब, उन्होंने एक अपनी नज़म लिखी, उसका नाम था सुबह आज़ादी। यानी आज़ादी की सुबह उनको कैसी लगी। आप समझ लें, अगर आप क्या करते हैं, पीआरसी पास करते हैं तो ये अचीवमेंट है, लेकिन वो अचीवमेंट आपको कैसी लगनी चाहिए, वो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इस नज़म के साथ। ठीक है जी। आज़ादी एक अचीवमेंट है, आज़ादी एक रोशनी है। ठीक है जी। तो वो अचीवमेंट कैसी लगनी चाहिए? तो फैज साहब कहते हैं जी, ये दाग दाग उजाला, क्या ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर। क्या मतलब? बाउंसर, शायरी बाउंसर। ये अल्फाज बड़े कीमती अल्फाज हैं और क्या तरतीब है इसकी बेहतरीन, अगर आप उसको समझने के लेवल पर। ये दाग दाग उजाला, ये शब गदीदा सहर, ये एक पिक्चर बना रहे हैं वो अपने माइंड में बतौर शायर कि जब हम सुबह होती भी देखते हैं तो सुबह जो होती है ना, वो रात पर दाग के तौर पे साबित होती है। यानी रोशनी रात पर दाग की तरह है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, ऐसी सुबह जिस पर अभी तक रात के असरात खत्म नहीं हुए। ऐसी सुबह जिस पर अभी रात के असरात खत्म, सुबह तो हो गई है लेकिन रात के असरात खत्म नहीं हुए। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, ये वो सहर तो नहीं है था इंतजार जिसका, ये वो सहर तो नहीं है था इंतजार जिसका। यानी क्या ये वही सुबह है जिसका मैं इंतजार कर रहा था? क्या वही अचीवमेंट है या मेरी असल मंजिल इससे बहुत आगे है? सवाल है, बहुत बड़ा सवाल। ये वो सहर तो नहीं है था इंतजार जिसका, ये वो सहर तो नहीं है चले थे जिसकी जानिब, चले थे यार जिसकी जानिब, फलक के दश्त पर तारों की आखिरी मंजिल। ये समझ के कि यही हमारी आखिरी मंजिल है, हालांकि मंजिल तो यहां से शुरू। अब ये रात खत्म होके नहीं दे रही, मतलब इस अचीवमेंट का नशा खत्म होके नहीं दे रहा। जो अचीवमेंट मैंने हासिल करनी है ना अभी पीआरसी के कुछ दिनों बाद ही, तो वो जो अचीवमेंट है उसका नशा उतर के नहीं दे रहा दिमाग से। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये दाग दाग उजाला, अगर आपको मतलब समझ में आया, ये शब गजीदा सहर, ये वो सहर तो नहीं है था इंतजार जिसका, ये वो सहर तो नहीं है चले थे यार जिसकी जानिब, फलक के दश्त पर तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल। यानी इस रात के ढलने में, ये रात के ख़त्म होने में कभी तो क्या होगा, फ़र्क पड़ेगा। कभी कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो रुकेगा सफीना ए गमे दिल। अभी वीरानी है शब में कमी नजर नहीं आई, मतलब अभी तक रात की तारीकी खत्म, निजाते दीदा और दिल की घड़ी नजर नहीं आई, चले चलो के मंजिल अभी नजर नहीं, चले चलो के मंजिल अभी नजर नहीं आई। यानी चलते रहो, अभी मंजिल नहीं आई है, अभी सिर्फ पीआरसी हुआ है, मंजिल बहुत दूर है। कुछ समझे बात या नहीं? चलें जी, पहली क्लास फैज साहब के नाम। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारा पैराडाइम जिस पे हमने काम करना है, पैराडाइम हमारा सिलेबस।
आई कैप ने 2024 अटेम्प्ट, मार्च 2024 अटेम्प्ट के लिए फिर से सिलेबस दे दिया। सिलेबस में हमारे सब्जेक्ट्स में कोई चेंजेस नहीं है, कुछ सब्जेक्ट्स में चेंजेस हैं। अच्छी बात है जी, हमारे सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं है, अच्छी बात है। सब्जेक्ट को, सिलेबस को भी समझने की ज़रूरत है, उसमें कुछ बातें हैं जो आपको सिलेबस फॉर्म में अवेलेबल होनी चाहिए और आपको समझ लगनी चाहिए कि जी आई कैप जो है वो पेपर के अंदर टेस्टिंग को जो है वो 3 हिस्सों में तोड़ता है। P1 लेवल सबसे हल्का लेवल कहते हैं इसको, P2 लेवल मुनासिब लेवल और P3 लेवल नेक्स्ट लेवल। ठीक है जी, बाकी तफसीलात इसमें लिखी हुई है कि क्या है। मैं इसकी अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप खुद अभी इस स्टेज पे नहीं है कि मैं इन तफसीलात को आपके सामने रख सकूं, लेकिन यह है कि पेपर में टेस्टिंग लेवल 3 हिस्सों में। बहुत सारा बच्चा ये समझता ही नहीं है कि आई कैप कौन से एरिया को कैसे कवर करेगा, उसकी मतलब हमारे यहाँ सीए के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि हम सिर्फ पढ़ते हैं, हम प्लान नहीं करते, हम स्ट्रेटजीज नहीं बनाते। स्ट्रेटजीज बड़ी इंपॉर्टेंट। जो बंदा स्ट्रेटजी बनाएगा, स्मार्ट लर्निंग करेगा, वो कामयाब है। यहाँ पर जो स्ट्रेटजी के बगैर पढ़ेगा, मेहनत करता जाएगा, फिर आखिर में वो रोएगा। स्मार्ट लर्निंग करें, सही डायरेक्शन को समझें, एग्जामिनर को समझें, सबसे बढ़कर सिलेबस को समझें। पेपर बनाते वक्त या पेपर सॉल्व करते वक्त, एग्जाम में जाते वक्त आपको पता है कि एग्जामिनर ने कौन से एरिया से क्या कवर करना है, जहां से सवाल आना है, कुछ भी हो जाए। जब तक, अब ये वो नहीं है कुरानदाजी वाला सिलसिला कि जी पूरा सिलेबस है, 50 सवाल उठ के मेरे सामने आ गए, नहीं, ऐसा नहीं। उसमें तो क्या हुआ, चैप्टर नंबर 1 से 20 सवाल आ गए सर इकोनॉमिक्स के, मैं बड़ा खुश हो गया सर वो तो हो गया चांद रात वाला मामला, जबरदस्त। लेकिन यहां थोड़ा मामला डिफरेंट है ना। तो अब ये आपके सामने हमारा पहला सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का नाम क्या है, आवाज नहीं आ रही, कैफ वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग आपने सीखी, अब मामला है किसका, रिपोर्टिंग का। और रिपोर्टिंग का ताल्लुक उन्हीं 5 चीजों से है जिसको मैंने आपके सामने बार बार इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में रखा। अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइजेस, बोलिए, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एंड नोट्स टू द अकाउंट। ये 5 चीजों की जो रिपोर्ट है वो जिनके हाथों में जाती है उनको स्टेक होल्डर्स। अकाउंटिंग के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा इंटरनल है, एक हिस्सा एक्सटर्नल है। रिपोर्टिंग इज प्योरली एक्सटर्नल। जितने भी ऐसे लोग हैं जो हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में क्या रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, स्टेक रखते हैं, उनको जो हम इंफॉर्मेशन देंगे उनको हम रिपोर्ट्स कहते हैं। अब वो रिपोर्ट्स किसी ऐसी जबान में होनी चाहिए जिसको सब समझ सके, किसी ऐसी जबान में होनी चाहिए जिसको इंटरप्रेट करना क्या हो, आसान हो। उस जबान में मुख्तलिफ किस्म की वेरिएशन ना हो, ताकि किसी और एक मुल्क में दूसरी जबान, किसी और मुल्क में तीसरी जबान, किसी और मुल्क में चौथी जबान। तो फिर इसको यूनिफॉर्म करने के लिए दुनिया में एक कॉन्सेप्ट पे काम किया गया, उसका नाम था IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ताकि रिपोर्टिंग को पूरी दुनिया में एक जैसा बनाया जा सके। आप किसी भी मुल्क में जाएं, किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाएं, आपको समझना और पढ़ना क्या हो, आसान, और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जिसको आप इंटरप्रेट कर सकें। तो इसलिए दिस पेपर इज मोर रिपोर्टिंग देन अकाउंटिंग। यहां आप डबल एंट्री तो बनाएंगे, लेकिन उस डबल एंट्री का ताल्लुक बुक्स ऑफ ओरिजिनलिटी से भी होगा, लेकिन आपसे वो पूछी नहीं जा रही होगी। आपसे पूछा जा रहा होगा जी फलां SOFP के अंदर फलां अमाउंट किस वैल्यू पे अपेयर होगा, और उस वैल्यू पर वो कैसे आएगा, उसका रिलेटेड क्या बनाए, नोट बनाए। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कंटिन्यूएशन है किसकी, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की, कहां पर, FAR 1 में, और उसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और मेरा आगाज भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से होगा। क्यों, इसलिए कि मेरे मुताबिक IA के सिलेबस के अंदर और FAR 1 के सिलेबस के अंदर एक गैप है। वो गैप कुछ टॉपिक्स का गैप है जो मेरे मुताबिक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में होने चाहिए, लेकिन वो है कहां पर,
लेकिन FAR 1 में या तो फिर एडवांस लेवल पर है, बेसिक लेवल पर नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, मैं आपके सामने मुख्तलिफ ऑप्शन रखूंगा, आप डिसाइड करेंगे कि करना क्या है। पिछला सेशन मैंने पढ़ाया, उस पिछले सेशन के अंदर मैंने सबसे पहले एक टॉपिक इंट्रोड्यूस किया, वार्म अप टॉपिक्स फॉर FAR 1। यानी क्या मतलब, आइए से FAR 1 में आइए, वो बेसिक टॉपिक पढ़ के जो उसके और इसके बीच में क्या बनेंगे कनेक्शन, वो मैंने पूरा एरिया पढ़ाया। फिर उसके बाद मैंने प्रॉपरली स्टार्ट किया IS-16, जिसको कहते हैं कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। फिर इस तरह से हमारा सिलेबस का आगाज हो गया। तो मैंने एक इजाफी टॉपिक पढ़ा, इस किताब में वो इजाफी टॉपिक नहीं है। यानी एक ऐसा टॉपिक जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बच्चे का माइंडसेट डेवलप करे कि वो FAR 1 में क्या हो, कदम रखे, इंटर हो, ना कि डायरेक्ट किसी टॉपिक पे जाए और परेशान हो जाए। तो मैं कनेक्टिंग टॉपिक, आपकी मर्जी होगी तो पढ़ाऊंगा, वरना सिलेबस शुरू करूंगा। ठीक है, ये आपने डिसाइड करना कि क्या करना है। ऑब्वियसली आप पढ़ना चाहेंगे मेरे ख्याल से। तो सर पता नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है सर, जो आप बोलें सर, ठीक है ना। देखिए, प्रॉब्लम को समझने की जरूरत है। जब एक टॉपिक बढ़ता है तो उसके ऊपर क्लास लगती है, क्लास लगती है तो उसका टाइम क्या होता है, स्पेंड होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा लास्ट। ठीक है जी। तो कनेक्टिंग टॉपिक जो आपको उठा के यहाँ लाएगा, उसके बाद IS-16 प्रॉपरली शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस पेपर के अंदर मेनली आपने जो अकाउंटिंग पढ़नी है वो सारी की सारी अकाउंटिंग IS और IFRS के मुताबिक। और ये पेपर आपको पता है या पता नहीं है, ये आपका ओपन बुक पेपर है सर। जाएं एग्जाम में, कोई सा भी IS खोले, लाइन टू लाइन पढ़े, ट्रीटमेंट तलाश करें, लिख दे, सॉल्व कर दे। क्लास में नहीं पढ़ा, एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे में पूरा सिलेबस पढ़ ले। ओपन बुक एग्जाम, आपको किताब खोलने की इजाजत। कौन सी किताब? स्टडी टेक्स्ट नहीं, IFRS की किताब आती है जो कि आपको अलग से बाय करनी पड़ेगी एग्जाम से पहले। वो बाउंड वॉल्यूम्स होंगे 2, और वो 2 वॉल्यूम्स आप लेके जाएंगे पेपर में। आपको पूरी इजाजत है, आप पेपर ही सॉल्व ना करें, आप 3 घंटे वो किताब ही पढ़ते रहें, आपको पूरी इजाजत है। अगर आपका ना किताब पढ़ने का दिल कर रहा है, ना पेपर सॉल्व करने का दिल कर रहा है, आप किताब को ऐसे फैलाएं, सर किताब पे रखें, 3 घंटे का सुकून लें, एग्जामिनेशन हॉल के AC को वसूल करें, मिनरल वाटर की बोतल उठाएं वहां से अपने हिस्से की, और एग्जाम हॉल से निकल जाए। बच्चे क्या करते हैं आपको पता है? वहां मिनरल वाटर पड़े होते हैं, जाते जाते आप बोलते हैं भाई अपने पैसे तो वसूल करके जाओ ना, अपने हिस्से की बोतल भी लेके जाओ। ठीक है जी। कुछ बहुत से बच्चे कुछ नहीं छोड़ते, वहां जो डेस्क होती है उस पर आपके नाम का स्टिकर लगा होता है, उस पर आपका CRN, आपका नाम लिखा होता है। जाते जाते बच्चा बोलता है ये भी मेरा ही है। मतलब क्या करते हैं बच्चे, वो उसको खेड़ते हैं, और कमाल ये होता है कि उस तरह उखेड़ते हैं कि पूरा का पूरा वो उससे अलग हो जाए, और फिर उसको जाते हुए अपने कैलकुलेटर पे लगा लेते हैं कि जी अब ये कैलकुलेटर मेरा, मतलब यानी ये कहीं गुम नहीं हो सकता, इसमें मेरा ICAP का रजिस्टर्ड CRN लगा हुआ है। ये बच्चे करते हैं जी। डैश ले जाना उनके बस में नहीं है। डैश, अगर डैश उनके क्या कहते हैं वॉलेट में आ सकती तो ले जाते हो, मसला है, छोड़ते नहीं। 12 तो ये चीजें हैं। आइए समझते हैं। आपका सिलेबस बेसिकली 3 हिस्सों में टूटा हुआ है। अच्छा भी, पेपर कौन सा है? ओपन बुक, ओपन बुक एग्जाम। कौन सा एग्जाम? किताब खोलो, पढ़ो, सॉल्व करो, है हिम्मत? ठीक है जी। नहीं, क्यों नहीं मिली? ओपन बुक की टेक्निक आनी चाहिए। ठीक है जी। ऑप्शन आपके पास सिलेबस कंटेंट A है, तवज्जो दरकार है। नाम पढ़ लें, आपको पढ़ते ही इंशाल्लाह समझ में आएगा। क्या नाम है जी? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। तो कौन सी बनानी आ गई है? SOCI, और वो नहीं पूछ रहा यहाँ पर, वो तो बोलता है मैंने IA में करवा दिया। अब बचा कौन सा? सर 3 चीजें बची। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी इधर बनवा रहा है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इधर ही बनवा रहा है, नोट्स टू द अकाउंट बहुत सारी जगहों पे बनवा रहा है।
अब इसमें क्या क्या है, ये कॉलम मेरा है, ये आपका है, ये मेरी हिदायत के लिए कि इस पर आप देखो जरा, सोचिएगा आई कैप हमें क्या क्या गाइडलाइन दे रहा है। आई कैप कह रहा है इस एरिया पर आपको क्लास में 52 से 55 घंटे की टीचिंग करनी, यानी ये एरिया सिलेबस का कितने घंटों में कवर हो तो इसका हक अदा होगा। इसमें एक टॉपिक नहीं है, मल्टीपल टॉपिक्स हैं, वो ला रहा हूं आपके सामने। कंटेंट नंबर बी है, अच्छा इसकी एग्जाम में वेटेज कितनी है, 35 से 45 मार्क्स, ठीक है जी। कंटेंट नंबर बी है, उसका नाम है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बातें करना, क्या करना, बोलना अरे प्रॉपर्टी प्लान डॉक्यूमेंट तुम कैसे हो यार, अरे यार इतने कमजोर कैसे हो गए यार, बोलेगा क्या करूं डेप्रिशिएट हो गया हूं। और डेप्शन तो पढ़ी थी हमने इंट्रोडक्शन टू, यहां पर तो मैं इंपेयर भी हो गया हूं, इंपेयरमेंट भी आ गई है। तो कमजोरी की वजह इंपेयरमेंट। अरे प्रॉपर्टी प्लान डॉक्यूमेंट तुम्हारी वैल्यू अचानक से इतनी बढ़ कैसे गई है, बोलते क्या करें, देखभाल इतनी होती है, मेरी मार्केट वैल्यू बहुत बढ़ रही है और IAS 16 अलाउ करता है क्या, रीवैल्यूएशन, तो मुझे रीवैल्यू कर दिया गया है। इससे पहले कभी आइए पढ़ते वक्त मैंने कभी रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, लेकिन FAR 1 पढ़ते वक्त मुझे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की क्या पढ़ लेनी है, रीवैल्यूएशन पढ़ लेनी। तो इंपेयरमेंट एंड रीवैल्यूएशन दो नए टॉपिक होंगे जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कनेक्ट होंगे IAS 16 के रेफरेंस, इसकी जा रही। अब इस तरह एक एक आइटम को इंटरप्रेट करना कि इस साल की, एग्जाम्पल दे रहा हूं, इस साल की सेल पिछले साल से, एग्जामिनर पूछ रहा है बताओ इस साल की सेल पिछले साल से क्या है, ज्यादा है, लेकिन फिर भी इस साल का प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल से कम है। इंटरप्रिटेशन, इस साल की सेल पिछले साल से ज्यादा है, तो बताओ इस साल का प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल से कम क्यों है। इंटरप्रेट, रीजनिंग। अब अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना आती है, सिर्फ एक्सपेंस, अरे पूरी इकोनॉमिक्स मेरे दोस्त, क्या पता हमने इस साल सेल बढ़ाने के लिए प्राइस घटाई हो और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या हुआ हो, इजाफा हुआ हो। इकोनॉमिक्स में तो आएगी ना मेरे दोस्त, सब क्या करें, सब कुछ आ रहा है। आई कैप को मतलब आप क्या समझते हैं, ऐसे फजूल सब्जेक्ट पीछे रखे हुए, वो उठा, यस सर, यस सर, बिल्कुल सर, ठीक है जी। तो ये कंटेंट नंबर बी, इसको मार्क कर लें मेरी तरफ से। ये जो बी एरिया है ना भाई, बोर्ड पे मार्क्स से मुराद, आपको मैंने कहा था रजिस्टर उठाएं और लिखना शुरू कर दें, लेकिन नहीं बैठे नहीं, कोई मसला नहीं, मैं आपको डॉक्यूमेंट, इसमें तो आपको बहुत सहूलतें मिलने वाली हैं, कैफ लेवल की सहूलतें लगे। देखिए, एक तो हमारी क्लास बैक वक्त क्या चलेगी, ऑनलाइन, एक ऑप्शन सर, एक और ऑप्शन भी, ये तो अब आज पता लगेगा सर, ये है हमारी अलहमद अकेडमी का पोर्टल। ये वाला पोर्टल आपने पहले कभी नहीं देखा, ठीक है जी। इसमें हमारे जितने भी कोर्सेज हैं वो मौजूद हैं, ठीक है जी, जी 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 जी। ये पिछले पिछले सेशन का कोर्स एंड हो चुका है तो इसलिए नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से इसको मैं एक्सेस करता हूँ। ये आ गया FAR 1 का कोर्स। अब जैसे ये FAR 1 का कोर्स आ गया है, अब ये क्या है, ये हमारा पूरा LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये मेरा पिछले सेशन का कोर्स है पूरा का पूरा, जो यहाँ रिकॉर्डेड अपलोड हुआ था। ये हमारा रोड मैप था पहला, फिर ये वार्म अप टॉपिक्स रिलेटेड टू FAR 1 फ्रॉम IE। फिर हमने इसको इस तरह आगाज किया था पिछले सेशन में भी कि जो IE वाले बच्चे हों उनको IE में जाने में, IE के एग्जाम के टाइम पर भी कुछ ऐसा नया खास ना पढ़ना पड़े, ठीक है। और इधर पढ़ने से भी क्या हो, उनके IE की भी प्रैक्टिस थोड़ी मजबूत होती चली जाए, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम इसको लेके चले थे।
फिर ये कंटेंट नंबर 2 से समझ लें, FAR 1 का सिलेबस प्रॉपरली स्टार्ट हो गया। कंटेंट नंबर 3 से एरर्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स पढ़ाई, IS-23 बोरिंग कॉस्ट पढ़ाया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पढ़ाया, IS-40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पढ़ाया, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी पढ़ाया, EPS अर्निंग पर शेयर, ये सारे कंटेंट है। जब आप इसमें ऐसे क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं, फिल वक्त कोई कंटेंट शो नहीं हो रहा, ऑब्वियसली वो हाइड हुआ है क्योंकि सेशन क्लोज हो गया है, तो ये लिंक एक्सपायर हो गया है, मीन्स खत्म हो गया है। अब हो क्या रहा है, करना क्या है, ठीक है जी। अब करना यह है इसके अंदर कि अब मैं आपके सामने, जाहिर सी बात है, जो आज की क्लास है वो इसी पोर्टल पे अपलोड होगी, और उस पोर्टल का जाहिर सी बात है अकाउंट आपको मैनेजमेंट बना के देगी, क्योंकि ये अलहमद का पोर्टल है, ठीक है। मैं इस पर अपलोड कर दूंगा, आपका अकाउंट बनेगा, आप उसको एक्सेस करेंगे। मैं आपको इसके अंदर 2 ऑप्शन देता हूँ मजीद, ये पिछला वाला कोर्स और इस कोर्स में कोई चेंज नहीं, ये मैं पूरा का पूरा कोर्स आपको साथ में ही रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल कर दूंगा। अब जिसकी मर्जी, ज़्यादा स्पीड से पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, जल्दी ख़त्म करना चाहता है, उसके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल, फुल कोर्स अवेलेबल है। दूसरा, जो क्लास चल रही है और रिकॉर्ड हो रही है वो अपनी जगह अपलोड होती रहेगी, इसी सेक्शन में अपलोड होती रहेगी, एक न्यू एक ओल्ड। ओल्ड से मुराद पिछला सेशन, तो आपके पास पिछला सेशन पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल, नया सेशन आप क्लास में भी सुन रहे हैं, कभी अगर आप ना सुन सके यहाँ पर तो आप ऑनलाइन सुन सकते हैं, लेकिन मैं अभी ये क्लास भरी हुई है, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चे आज ज्वाइन नहीं किए, वो 1-2 दिन में ज्वाइन कर लेंगे। सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ, ये फर्स्ट क्लास है, इन द एंड होता ये है कि 1/3 बच्चा क्लास में होता है, 2/3 बच्चा घर पे होता है, कैफ लेवल में ये सहूलियात मिलने की वजह से, ठीक है। वो 2/3 बच्चा लापता, लापता से मुराद वो पोर्टल देख रहा है, वो फिर क्या करता है, ऑनलाइन क्लास मिस करता है, फिर बोलता है रिकॉर्डिंग देख लूंगा, रिकॉर्डिंग बोलता है चलो पढ़िए रिकॉर्डिंग, कल देख लूंगा, परसों देख लूंगा, फिर रिकॉर्डिंग का एक पहाड़ जमा हो जाता है। मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप ऑन कैंपस अटेंड करें, किसी मजबूरी की बिना पर आप इसकी तरफ जरूर जाएं, आपको ये फैसिलिटी कैफ में अवेलेबल है। रिकॉर्डिंग आप सुने अगर आपको किसी भी टॉपिक को दोबारा पढ़ने की जरूरत, किसी रीजन की बिना पर आप करें, लेकिन जितना बेहतर आप इस क्लास में बैठ के समझ सकते हैं, क्योंकि वहां पर तो मेरी स्पीड भी कंट्रोल में आपके, तो आपने बोला अरे यार सर बात मजा नहीं आ रहा, थोड़ा आगे कर लेते हैं, सर जो है वो क्या करते हैं, नसीहतें कर रहे हैं, एक काम करें छोड़े नसीहतों को, सर को आगे मूव करते हैं, यार सर बहुत स्लो स्लो बोल रहे हैं, जरा सर की स्पीड तेज करते हैं, ठीक है जी। तो अब ये है कि ये बात तो हकीकत है कि जी आप मुझे 1.25 की स्पीड में सुन लें, मैं नॉर्मल रहता हूँ यूट्यूब पे, मतलब 1.5 पे नॉर्मल, सुनने वालों ने मुझे 2.25 पे भी सुना हुआ है, ठीक है, और वो आदत बन गई उनकी सुनने वालों। बहरहाल तो ये आपके सामने मैंने चीजें रखी, आपके सामने फैसिलिटीज। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा जरा मार्केट के बारे में समझा दूं। इस वक्त सीए की जो ओवरऑल मार्केट है वो क्या हो गई है, उनका फोकस हो गया है ऑनलाइन ही, तो दे आर नॉट ऑफरिंग 100% फिजिकल क्लासेस। उसका रीजन क्या है, अगर फर्ज करें मैं भी ऑनलाइन बैठ जाता हूँ तो मुझे कमरे में बैठ जाना है, ना ये चलना है ना वो चलना है, कैंपस की अच्छी खासी क्या होनी है, बचत होनी है। तो अब तकरीबन सीए इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो इस मोड की तरफ अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता फुली डाइवर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं जी, इसलिए कि ये जो ऑन कैंपस एक्टिविटी है इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, बिजली के बिल ज़्यादा है, इसकी बहुत बचत करनी है हमने, तो वो ऑन कैंपस एक्टिविटी नहीं चाहते। स्टार्ट तो करते हैं फिजिकल क्लासेस से, लेकिन फिर कंप्लीटली ऑनलाइन। फिर ऑनलाइन के अंदर 40% कोर्स पिछला वाला, अगर ये अपॉर्चुनिटी आप मुझे भी देते हैं कि 60% कोर्स में पढ़ाऊँ, 40% पिछला वाला दे दूँ, मेरे क्लासेस जो हैं 2 से 3 महीने में कंप्लीट, आप रेडी टू एग्जाम। मैंने ऑप्शन मांगा नहीं है आपसे, मैंने मांगा नहीं है आपसे, मैं आपको बता रहा हूँ सिचुएशन चल क्या रही है। तो ये देख लें, फैसिलिटीज है उनको सही मायनों में इस्तेमाल करें, ये सब फैसिलिटीज आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है जी। मेनली हमारा ये जो था ना, ये रखने का इरादा, कोविड के टाइम पर
जब फर्स्ट टाइम ये सब कुछ इंट्रोड्यूस हुआ तो उस टाइम बहुत से लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रोच किया था कि जी आप पढ़ाएं, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि नहीं यार, हम अपने शहर तक ही महदूद रहना चाहते हैं, अभी हम फिलहाल कहीं बाहर निकलना नहीं चाहते। लेकिन जब हमने दूसरी जगहों पे देखा कि कंपटीशन जो है वो ज़रा बढ़ रहा है, दूसरे शहर के लोग भी हमारे शहर तक अप्रोच कर रहे हैं, तो फिर हमने कहा जी अब मैदान में उतरते। लेकिन इसकी तरफ अब भी हम इतना काम नहीं करते कि हमारे पास वो एक ऐसी टीम मौजूद नहीं है जो बैठकर मार्केटिंग करे और क्या करे, कहीं पर फेसबुक कंपेन चलाए, कहीं पर एसएमएस कंपेन चलाए, कभी क्या चलाए, ऐसा सिस्टम फिलहाल नहीं है। हो तो हम इसके अंदर, अब मेरे पास जो ऑनलाइन स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, मैंने इस्लामाबाद से, पिंडी से, पेशावर से, बहुत सारी जगहों से कैफ के अंदर स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं ऑनलाइन। बहुत से लोग, जितने भी लोग मेरे पास आए हैं वो यूट्यूब चैनल के थ्रू आए। अगर यूट्यूब में उनको समझ में आ गया कुछ, फिर वो आगे पूछते हैं कि आप कैफ पढ़ाते हैं? हाँ जी पढ़ाते हैं। आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये हमारा पोर्टल है, ये हमारी ऑनलाइन क्लासेज, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहरहाल वापस आते हैं असल टॉपिक की तरफ। ये हमारा एरिया अकाउंटिंग फॉर। आइए सिलेबस को इन डिटेल जरा देखते हैं कि सिलेबस में आखिर क्या क्या चीजें शामिल हैं। ये आपका सबसे पहला एरिया है, क्या नाम है इसका? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, क्या लिखा हुआ आ रहा है? प्रिपेयर व्हाट? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। ये स्टेटमेंट इक्विटी आपको समझ में आया बेटा? प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है ना, ये बनाना सीखनी है आपने। और ऐसा नहीं है सिलेबस यहाँ से शुरू होगा, नहीं, सिलेबस उस तरतीब से, अच्छा सबसे बड़ा मसला यही है कि इस सिलेबस को एक ऐसी तरतीब से भी शुरू करने की जरूरत है जिससे टॉपिक्स का आपस में कनेक्शन बन जाए। और अगर आप रैंडमली शुरू करते हैं, बहुत से लोग यहाँ से शुरू कर देते हैं, ये आईए वाले बच्चों के लिए मुश्किल टॉपिक है डायरेक्ट इस तरफ आना। उसके लिए वार्म अप टॉपिक की कुछ प्रैक्टिस की दरकार है, जिसके अंदर आप मिसिंग वैल्यूज, रिवर्स कैलकुलेशन, मिसिंग वैल्यूज आप क्या जब तक तलाश करना नहीं सीखेंगे। जैसे याद है ना, मैंने आपको कहा था कि मैं एसओएफपी से ही प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, और फिर वो मैंने एसओएफपी से प्रॉफिट निकाल के आपको दिखाया कैपिटल अकाउंट, पी अकाउंट की शक्ल में बनाकर। वो सब कुछ यहाँ इस्तेमाल हो रहा होगा। वो सारी चीज़ें मैं जो आई है मैं आपको थोड़ी बहुत बताता रहता हूँ ना, वो आगे जाके हमारी वर्किंग्स बन जानी है जो कि कैश फ्लो में। और कैश फ्लो पढ़ते हुए अक्रूड, प्रीपेमेंट, इसकी ग्रिप बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आपको पता लगेगा कैसे कैसे चीज़ें होनी है। तो इस एरिया से जनाब स्टेटमेंट सिक्योरिटी का क्वेश्चन आता है, कैश फ्लो का क्वेश्चन आता है, इसमें से एरर्स का एक टॉपिक है जो कि माजी में आईए का पार्ट था, अब एफएआर 1 का पार्ट है, वहाँ सिलेबस बढ़ जाता है अगर इसको वहाँ रखते। अच्छा हुआ इसको यहाँ रख दिया, ये बेसिक टॉपिक है, ये भी आपको आईए से एफएआर 1 में आने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद एक टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है, ये जो लिखा हुआ है इसका नाम है IS 8। क्या नाम है? बल्कि अगर मैं एक काम करता हूँ ना, मैं आपके सामने इनके नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे आपका कंटेंट नंबर ए है, कंटेंट नंबर ए में जो आपका पहला टॉपिक है उसका नाम क्या लिखा हुआ है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये एक टॉपिक हो गया आपका। सेकंड नंबर पर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। थर्ड नंबर पर एरर्स। चौथे नंबर पर आपके पास आ रहा है IS 8, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 8। ठीक है जी, इसका नाम होगा, जो मैं अक्सर अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्या याद करें, थोड़े दिनों पहले आपको सेल्स पॉलिसी, परचेस पॉलिसी समझाई थी, वो सब कुछ लौट कर यहाँ पर आएगा वापस। अकाउंटिंग पॉलिसीज, एस्टीमेट्स, एस्टीमेट यूजफुल लाइफ एस्टीमेट है, आवाज नहीं आ रही, रेसिडुअल वैल्यू एस्टीमेट है, ठीक है जी, एंड एरर्स। अगर आपके अकाउंटिंग पॉलिसी में और एस्टीमेट्स में क्या आता है, तब्दीली आती है, उस तब्दीली को आप किस तरह अकाउंट करेंगे। कुछ हद तक तब्दीली आईए में कवर है, यूजफुल लाइफ का चेंज, रेसिडुअल वैल्यू का चेंज, वो सब कुछ असल में कौन सा स्टैंडर्ड डील करता है? आईए से डील करता है। बल्कि मैंने एक और इसका एनालिसिस बनाया हुआ, चले वही आपके सामने रखता हूँ, इसमें भी हर चीज़ आपके सामने। ये मैंने बनाना था कंप्लीट, लेकिन ये कंप्लीट मैं नहीं कर पाया, लेकिन आपके सामने जितना बना हुआ रखता हूँ आपके सामने। ये क्या है? इसमें भी आपका सिलेबस का एक हिस्सा, आपको पेपर स्ट्रक्चर भी समझ में आएगा और सिलेबस भी समझ में आएगा। इसको भी देख लीजिए आप, ये भी शेयर कर दूंगा मैं आपसे।
ये आपका पहला हिस्सा, क्या नाम है इसका, इसकी एवरेज वेटेज क्या लिखी है मैंने, 40 नंबर का पेपर यहां से आ रहा है। ये मैंने मार्च 2023 का जो पेपर है उसका एनालिसिस बनाया कि क्या इस जगह से अगर 40 नंबर का पेपर बनता है तो क्या एग्जामिनर ने वाकई यहां से 40 नंबर कवर भी, यानी हम ये क्या करते हैं, पेपर होने के बाद ये पेपर रिव्यू करते हैं और आईकैप को फीडबैक दे रहे होते हैं कि जी पेपर आपने कैसा बनाया, मुश्किल बनाया, आसान बनाया, बच्चे के लेवल पे था या नहीं था, ये सारी बातें। तो ये एरिया कितने मार्क्स कवर कर रहा है, 40। ठीक है जी। पेपर मार्च 2023, सितंबर 2023 को मैंने अभी कंसीडर नहीं किया, तो मार्च 2023 के पेपर में इधर से कितना पेपर आया, पूरे 40 नंबर, यानी एग्जैक्ट सिलेबस कवरेज की। सर SOCIE 9 मार्क्स का कवर हुआ था, कितने मार्क्स का कवर हुआ था, कितने मार्क्स का, ये 9 मार्क्स इसमें आए, यानी 9 मार्क्स की स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी आई। इस एग्जाम का ये क्वेश्चन नंबर 7 था। ये जो लिखा हुआ है क्या है, 54% बच्चा जो बैठा इसमें उसने पासिंग मार्क्स सिक्योर किया। यानी मिसाल के तौर पर अगर ये 9 नंबर का सवाल था तो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए 54% बच्चों ने इसमें 4.5 नंबर या उससे ज्यादा नंबर लिए। इसका मतलब 36%, सॉरी क्या कहते हैं, 46% बच्चा इसको मुकम्मल नहीं कर पाया, मतलब इसमें पासिंग मार्क्स नहीं ले पाया। ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट कंपाइल होके आईकैप के स्टेटिस्टिक में एक जगह जमा कर रहा हूं ताकि आईकैप को समझने में क्या आसानी हो। तो 9 नंबर का सवाल आया, मार्क्स इस एग्जाम का कौन सा क्वेश्चन था, 7th क्वेश्चन था। 54% बच्चों ने इसमें क्या हासिल कर लिए, जो कि एक अच्छी परसेंटेज, इसका मतलब अचीवेबल चीज है। और वो जो कौन सा बच्चा, वो बच्चा है जो पढ़ता ही नहीं, वरना इसके अंदर मार्क्स देना कोई मुश्किल बात है। IS 7 इस टॉपिक को मार्च 2023 की अटेम्प्ट में आईकैप ने टेस्ट ही नहीं किया, बल्कि इसके 4 MCQs पूछ लिए। ठीक है, 4 मार्क्स, ठीक है, 4 MCQs पूछे, 5 मार्क्स, सॉरी। और वो 5 क्या कहते हैं, 4 MCQs में पासिंग परसेंटेज क्या था, 17%। मतलब उन 4 MCQs को ठीक करने वाले 17% बच्चे जिन्होंने उसमें पासिंग मार्क्स सिक्योर की इस टॉपिक। यानी मतलब अगर वो 4 MCQs थे, 4 MCQs के कितने मार्क्स, 8 नंबर, इस तरह समझ लें आप, सॉरी मिला के 5 मार्क्स, क्योंकि कुछ 2 नंबर के थे, कुछ 1 नंबर के थे। ठीक है, यानी 3 MCQs 1 नंबर के और 1 MCQ 2 नंबर का, 5 मार्क्स यहाँ लिखे हुए। तो 5 मार्क्स में से 17% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 2.5 नंबर या उससे अबव मार्क्स लिए, बाकी उनके इसमें मार्क्स कम थे। तीसरा टॉपिक, हाँ जी डरा रहा हूं, हालात बता रहा हूं, और ये सिर्फ ये हमारा थोड़ी है, ऑल ओवर द पाकिस्तान है। आपको दिखा रहा हूं कि सब बच्चे एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, हालात एक जैसे होते हैं, कब्र के हालात मुर्दा ही जानता है। ठीक है ना, ऊपर से आप भले मजार बना दें, ऊपर आप मजार बना दें, क्या टेंशन है, चादर चढ़ा दें, अंदर के हालात क्या है वो मुद्दा ही जानता है। ठीक है, एरर्स, एरर्स के टॉपिक से क्या कवर हुआ सर, 2 MCQs। ठीक है जी, 1-1 नंबर के, और इधर भी परसेंटेज क्या रहा, 17%। ये जो 17% है ओवरऑल MCQs का परसेंटेज है, ओवरऑल, स्पेसिफिक, नॉट स्पेसिफिक टू एरिया। ठीक है, क्योंकि बार बार 17% लिखा हुआ आ रहा है। IS 8 का सवाल आया 6 मार्क्स का, ये क्वेश्चन नंबर, ये मुझसे गलत प्रिंट हुआ, यहाँ 7 नहीं था। NPO 18 नंबर का सवाल आया, ये है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या, अगर आईकैप की अकाउंटिंग करने का मौका मिले आपको तो वो अकाउंटिंग कैसे होगी, आईकैप क्या है, फॉर प्रॉफिट या नॉट फॉर प्रॉफिट, बड़ी सिंपल सी बात है। आईकैप का जो प्रॉफिट आएगा उसको विड्रॉ कौन करेगा, आवाज नहीं आ रही, उसमें से डिविडेंड कौन लेगा,
कोई है अब वो जो कहे हम आई कैप के मालिक हैं, मालिकान में से हैं? बोले, कोई है आई कैप के मालिकान में से? कोई दावा करे, कोई मेंबर बोल दे जी मैं मालिक मालिक हूं? कोई मालिक नहीं। आई कैप एक नॉन प्रॉफिट, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट होता है वो उसी में री इन्वेस्ट हो जाता है। तो एनपीओ की अकाउंटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 18 मार्क्स का आया था और 8 क्वेश्चन नंबर 8 था। 11% बच्चे सिर्फ इसको पास कर पाए, यानी इस 18 नंबर में से 9 नंबर या उससे ज्यादा नंबर लेने वाले बच्चों की तादाद 11% थी। ये अब आपके सामने राज खुल खुल के आएंगे। देखो, हकीकत पसंद होना चाहिए इंसान को, ठीक है। ये आपके सामने मैंने ये रखा था, मैंने कहा शुरू में शायद डर जाए, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, हौसला देने वाला मैं हूं, लेकिन रियलिटी यही है, आपको समझना पड़ेगा इस बात का। पूरे कैफ में इस सब्जेक्ट का रिजल्ट सबसे लोएस्ट परसेंटेज रहता है FAR1 का। क्यों? रीजन यही है कि बहुत सारा बच्चा इस वक्त 50% से ज्यादा बच्चा अभी भी इसमें जो फेल हुआ है वो है जिसने AFC की वजह से अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, और वो आखिरी AFC पे PRC एग्जाम करके सीधा कहां पहुंच गया? FAR1। AFC में अकाउंटिंग नहीं थी, फिर PRC आया तो उसका AFC की बिना पर PRC एग्जाम हो गया। बार बार आई कैप इसका तस्करा हर बार एग्जामिनर कमेंट्स में करता है कि कितना फीसद बच्चा। अब आप देखें रिजल्ट्स आएगा, अभी इसके रिजल्ट आएंगे इसके 29 अक्टूबर को। इसका जो अभी अटेम्प्ट हुई है ना, 29 अक्टूबर को रिजल्ट आने वाला है इसका, इसी मंथ में आ रहा है रिजल्ट आएगा। आई कैप के स्टेटिस्टिक्स आएंगे। मिसाल के तौर पर आई कैप कहते हैं जी 6000 बच्चा बैठा है इसके अंदर पूरे पाकिस्तान से। आपकी आसानी के लिए बोल रहा हूँ, 2000 बच्चा क्या हो गया? पास हो गया। 1/3 बच्चा पास हो गया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ उसको समझिए। 6000 बच्चा बैठा है, ये फर्स्ट टाइम बैठ रहा है या इसमें सेकंड टाइम वाला भी है, थर्ड टाइम वाला भी है? मैं आगे नहीं बोलना चाह रहा। तो जो पास हुआ है, मतलब अगर 20% रिजल्ट है, रियलिस्टिक बनेगा, अगर 20% रिजल्ट है, 25% रिजल्ट है, तो मेरा इसमें सवाल ये है कि जो क्लास हमारी बैठी है इसमें तकरीबन जो है सारे फर्स्ट टाइम इस पेपर को देंगे। तो इसमें इस 25% रिजल्ट में, इस 20% रिजल्ट में वो बच्चे कितने हैं जो फर्स्ट टाइम देकर इस पेपर को पास करें? 25 के 25 नहीं। रिपीट करने वाला भी तो, गलतियां सुधारने वाला भी तो पास होता है। मेरा मानना यह है कि 5 से 10%। क्या? अब अगर हमारी क्लास के अंदर जो बच्चा बैठा हुआ है उसका रिजल्ट 50%, 60% रहता है फॉर एग्जाम्पल, तो ये पाकिस्तान भर के रिजल्ट के मुकाबले में एक बेहतर रिजल्ट है। इस चीज को समझने की जरूरत। तो आप कोशिश करें, आप बात स्टेटिस्टिक्स की टेंशन ना लें, आप ये कोशिश करें कि वो जो 5-10% है उसमें आप शामिल हैं कि नहीं, ठीक है। जो आप इंशाल्लाह उस 5-10 में शामिल हो जाएंगे, इसलिए कि आप एक छोटे पूल में, बाकी बच्चा एक बहुत बड़े पूल के अंदर बैठा। समझे बात या नहीं? चले जाने, नहीं समझ में आई इसको बात? मक्खी उड़ा रखा, मक्खी उड़ गई फिर बेटा, अभी तो नींदें उड़ेंगी मेरे दोस्त। मैंने कहा ये दाग दाग उजाला, ठीक है जी। हाँ जी, उसके बाद थ्योरेटिकल एरिया आईए में भी था, थ्योरेटिकल एरिया FAR1 में भी है थोड़ा सा, जिससे आई कैप चाहे तो MCQs कवर करे या शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, पेपर स्ट्रक्चर भी बताना है। FAR1 का पेपर 2 हिस्सों में टूटा हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं 4 नंबर से लेकर 8 नंबर के। शॉर्ट क्वेश्चन समझ लें 4-5 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं शुरू में, और उसके बाद 8-9 MCQs आ जाते हैं। फिर उसके बाद आपका सेक्शन B होता है इसका लॉन्ग क्वेश्चन का। तो कुछ टॉपिक स्पेसिफिकली टू लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे NPO का टॉपिक बताया ना मैंने ऊपर 18 मार्क्स का, ये कहाँ आया? लॉन्ग क्वेश्चन। बहरहाल चीजें आपके सामने आती रहेंगी, आप समझते रहेंगे। रेशो एनालिसिस बताया अभी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करना। 10 नंबर का सवाल आया, क्वेश्चन नंबर 3 था,
42% बच्चों ने इसमें क्या हासिल किया, पासिंग मार्क्स हासिल किए। ठीक है जी, इसका एक एमसीक्यू भी आया। ये है इस एरिया का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर अटेम्प्ट में मिलेगा ही मिलेगा। इसका नाम क्या है, यानी आप इसको अच्छी तरह देख लें, दिमाग में डालें कि ईपीएस कुछ भी हो जाए मुझे करके जाना है, मुझे ये 10 नंबर दिलवाएगा पेपर के अंदर। हर अटेम्प्ट में लाजमी पेपर में आईकैप ने इसको रखना ही है। 10 नंबर रखे इसके शॉर्ट क्वेश्चन के आईकैप ने, 2 नंबर रखे किसके, एमसीक्यू के। कितने नंबर का कवर किया, ये एरिया कितने वेटेज रखता है, यहां से कवरेज कितनी हो गई, 27। 2 नंबर ज्यादा कवर कर लिया आईकैप ने इस एरिया से। उसके बाद तकरीबन आपके स्टैंडर्ड्स इस आखिरी वाली लाइन में आते हैं। अब होता ये है कि ये जो आखिरी एरिया पढ़ने के लिहाज से ये पहले ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप करता रहेगा। इसकी वेटेज कितनी, ऑन एवरेज 35 मार्क्स। कवरेज कितनी मिली इसको, और आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक IAS 16 प्रॉपर्टी, ये ज्यादातर आईकैप लॉन्ग क्वेश्चन में कवर करता है। कहाँ कवर करता है, लॉन्ग क्वेश्चन में। लेकिन इस अटेम्प्ट में इसको आईकैप ने 6 मार्क्स का कवर किया क्वेश्चन नंबर 9 में। मतलब ये हुआ लॉन्ग क्वेश्चन में, हो ये रहा है कि देखिए कितनी जगह पे आपको 9 लिखा हुआ दिख रहा है, 1 2 और 3। तो ये मैंने इसको ब्रेक डाउन किया है कैसे कि ये एक टॉपिक, ये दूसरा टॉपिक, और ये 3 टॉपिक मिलाकर उसने एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जिसमें इन तीनों रिलेटेड टॉपिक को आपस में क्या किया, कनेक्ट किया। तो मैंने इसको फिर ब्रेक किया, मतलब 6 नंबर ये, 6 नंबर ये, 12 और 5 नंबर ये, कितने, 17 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आया जिसमें मेरे हिसाब से 6 नंबर की एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेट करती थी, 6 नंबर की IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट से रिलेट करती थी, और 5 नंबर की IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से बिलोंग करती। थोड़ा सा इनका तारुफ दे दूं आपके सामने। IAS 16 से तो आप वाकिफ हैं, क्या, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर टेंजेबल आइटम्स हेल्ड फॉर प्रोडक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेंटल टू अदर्स एंड प्रोवाइड। अगर ये डेफिनेशन आप भूल जाए खैर उनमें कोई टेंशन नहीं, IAS 16 ओपन करें, डेफिनेशन वाला एरिया निकालें, कॉपी पेस्ट कर दें। आई क्या कह रहे मैं पूछ नहीं था। ठीक है जी, IAS 20 का नाम है गवर्नमेंट ग्रांट। क्या है, आप पाकिस्तान में नई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, नई इन्वेस्टमेंट का, गवर्नमेंट बड़ी सपोर्टिव है आपकी। गवर्नमेंट कहती है भाई आप इन्वेस्टमेंट करो, आपकी 50% इन्वेस्टमेंट को हम सपोर्ट करेंगे, आप 10 करोड़ रुपए लगाओ, 4 करोड़ हम देंगे आपको। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो ताकि पाकिस्तान में बेरोजगारी में क्या हो, कमी आए। तो अगर आपको प्लांट लगाने के लिए, मशीनरी लगाने के लिए, इक्विपमेंट लगाने के लिए, लेबर को एम्प्लॉय रखने के लिए, न्यू फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर करने के लिए गवर्नमेंट अगर आपको सपोर्ट करती है, तो गवर्नमेंट से मिलने वाले पैसे की अकाउंटिंग कैसे होगी, उसको एक टॉपिक कवर करेगा, उसका नाम है IAS 20। इसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट ग्रांट्स, और ये रिलेट करता है खास तौर पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स। उसके बाद IAS 23 नाम है इसका बोरोइंग। बोरोइंग मतलब कर्जा, और बोरोइंग करने की जो कॉस्ट होती है उसका नाम क्या होता है, इंटरेस्ट। तो IAS 23 स्पेसिफिकली डीलिंग विद इंटरेस्ट, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट केस है। अब आप बताइए, अब तक आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या किया, एक्सपेंस, चार्ज टू प्रॉफिट एंड, थोड़ा रुक जाइए, वेजेस का ट्रीटमेंट क्या किया। लेकिन कहीं पर अगर याद हो मैंने कहा था कि यार अगर वेजेस इंस्टॉलेशन के लिए पे हुए हैं तो फिर वो एक्सपेंस नहीं है, वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे, ऐसा कुछ याद है। तो ये टॉपिक आपको बताएगा कि इंटरेस्ट वैसे तो एक्सपेंस है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होंगी जहां पर इंटरेस्ट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। बोरिंग कॉस्ट दैट इज नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट। क्या इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो सकता है, क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस बनने के बजाय किसी एसेट की कॉस्ट में ऐड हो सकता है बाय हैसियत डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। ये टॉपिक डील करें, और जो इसमें I = PRT की एप्लीकेशन होगी।
सब कुछ आ रहा है बेटा, सब कुछ आ रहा है, आप भागते रहे। आई कैप ने हर तरफ से घेरा तंग किया है। मैंने कहा क्यूएमटी जो है वो सब सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट इज नथिंग न्यू। जैसे मैंने आपको बैड डेट पढ़ाया, बैड डेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पेयरमेंट, लेकिन उसको इम्पेयरमेंट बोलते नहीं है, बैड डेट बोलते हैं, लेकिन एग्जाम्पल है इम्पेयरमेंट की, समझा रहा हूं। एनआरबी पढ़ाया, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, बैड डेट एनआरबी का मतलब क्या हुआ सर? अकाउंट रिसीवेबल का जो पोर्शन फायदा दिए बगैर क्या हो जाए, लॉस बन जाए, उसको हम एक्सपेंस मान लेंगे, ऐसा ही है। अच्छा जी, इन्वेंट्री का जो पोर्शन रिकवर ना हो सके या रिकवर होता हुआ दिखाई ना दे, उसको हम क्या मान लेंगे? इस तरह प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का जो कैरिंग अमाउंट डेप्रिशिएट हुए बगैर, इकोनॉमिक बेनिफिट दिए बगैर क्या हो जाए, लॉस बन जाए, उसको क्या बोलेंगे? इम्पेयरमेंट। तो आसान लफ्जों में, जो बैड डेट का कॉन्सेप्ट आपने अकाउंट रिसीवेबल के लिए पढ़ा, जो एनआरवी का कॉन्सेप्ट आपने इन्वेंट्री के लिए पढ़ा, बिल्कुल वैसे इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट आप पढ़ने लगे हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए। कुछ भी नया नहीं है, बस ये है कि आप अगर चल पड़ेंगे तो सब कुछ चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन कैसे शर्त क्या है? पिछले कॉन्सेप्ट को रिटेन रखते हुए। जितना आप अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग को अच्छा सा पढ़ेंगे, बेसिक्स, वो बेसिक आपको खुद ब खुद इसमें आगे मूव करवाएंगे। लास्ट वन इज कॉल्ड IS 40, जो है वो IS 16 का एक टुकड़ा है, जो उससे क्या हो गया, अलग हो गया। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई? हमने कहा जी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स हेल्ड फॉर प्रोडक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड, आखिरी बात क्या बोली? अब इस बात में हम एक नई बात ऐड करेंगे, एफआईआर में पढ़ते वक्त उससे पहले ऐड नहीं की। अगर लैंड और बिल्डिंग, क्या लैंड और बिल्डिंग रेंटल टू अदर्स हो, तो फिर वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं होंगे एफआईआर 1 में, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। आइए तक, आइए तक, जाने दे, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आइए में टॉपिक नहीं। क्या बोला भाई? IS 16 में लैंड अगर, बिल्डिंग अगर प्रोडक्शन के लिए पीपी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पीपी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन अगर लैंड एंड बिल्डिंग, तो अब एफआईआर 1 लेवल पर पीपी नहीं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह मूव ना हो सकती हो, जिसके पीछे आपकी नीयत दो में से कोई एक हो। नंबर 1, या तो आपने उसको होल्ड किया हुआ फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल वैल्यू एप्रिसिएशन। क्या मतलब? एक जमीन ली है, उसको लेके छोड़ दिया सर, अब 10 साल 20 साल भूल जाऊंगा, आज खरीद ली 4-5 लाख की, जब 20 साल बाद जागूंगा ये 1 करोड़ रुपए की होगी, 2 करोड़ रुपए की होगी। मतलब जमीन लेके आपने छोड़ दी, ये क्या नीयत है इसके पीछे आपकी? लॉन्ग टर्म वैल्यू एप्रिसिएशन, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। आपने एक बिल्डिंग खरीदी, आपने कहा बिल्डिंग खरीद के छोड़ देते हैं, आपने कहा छोड़ते भी एक काम करते हैं, जब तक छोड़ी तब तक रेंट भी कमा लेते हैं इसका। तो अगर ये बिल्डिंग जो आपकी अपने इस्तेमाल में नहीं है, बिजनेस के अलावा है, बिजनेस के यूज के अलावा है, और उससे आप रेंट भी कमाते हैं, तो उसकी डिस्कशन तफसील से कहाँ होगी? IS 40 पढ़ते वक्त, जिसको हम क्या नाम दे रहे होंगे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये एरिया कवर हुआ है। 35 मार्क्स का लास्ट टाइम कितना आया था? 33 मार्क्स का। ये सारे क्वेश्चन नंबर हैं, ये पासिंग रेशोज हैं। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 9, 9 और 9 है, इसमें पासिंग रेशो क्या रहा? 30% बच्चों ने पासिंग मार्क्स लिए, 70% बच्चे इस क्वेश्चन में पासिंग मार्क्स नहीं ले सकते। क्वेश्चन नंबर 8 गवर्नमेंट ग्रांट का शॉर्ट क्वेश्चन आया था 8 मार्क्स का, 36% बच्चों ने पासिंग मार्क्स लिए, बाकी 64% बच्चे ना ले सके। IS 36 का भी अलग से क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 4 था, शॉर्ट क्वेश्चन था, 44% ने अच्छे मार्क्स सिक्योर किए इसके, यानी पासिंग मार्क्स या उससे अब बाकी लोग इससे नीचे रहे। ठीक है जी, ये आपके सामने पूरा सिनेरियो है। ओवरऑल पासिंग परसेंटेज, यानी पूरे पाकिस्तान में बैठे हुए 10,000 बच्चों में से अगर मिसाल लें 2200 बच्चों ने ये पेपर क्वालिफाई किया।
कोई गम, कोई टेंशन, किस बात का गम है? अरे मसला ही नहीं है बेटा, आप कोशिश करें आप इसी 22% में हो, बस कोई टेंशन नहीं। और बड़े आराम से हो सकते हैं। वो जो 22% से बाहर हैं, उनके क्या मसले हैं? उनकी डायरेक्शन सही नहीं, उनकी स्टडी सही नहीं है। इनमें से बहुत से ज्यादा बहुत मेहनत करने वाले हैं, बहुत मेहनत करने वाले हैं, सुबह शाम मेहनत करते रहते हैं, लेकिन सही पैराडाइम पे नहीं चलते। या तो उनका पैराडाइम वक्त सेट करेगा, उनका ठोकरें खा खा के अकल आएगी। क्योंकि स्टूडेंट का एक प्रॉब्लम यह है कि वो मानता नहीं है, करता अपनी। फिर वो खुद करता, जब खुद अपनी करोगे तो फिर वक्त आपको बहुत कुछ सिखाता है, ठीक है? तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस पेपर में मेरे 2 हाईएस्ट पासिंग परसेंटेज रह चुके हैं। एक तो 100%, जब आईए और FAR1 के कुछ बच्चों ने मिला के पेपर दिया था फर्स्ट टाइम, जब ये पिछली स्कीम में लॉन्च हुआ था। और सेकंड नंबर पे जो मेरी हाईएस्ट परसेंटेज रही है इस पेपर की, वो 80%। ठीक है जी। अब आपकी क्लास ये रिकॉर्ड ब्रेक करती है या नहीं करती? 110%। फैज अहमद फैज के नंबर आए थे 100 में से 102। ठीक है जी। तो ये है कि अब मैं आपको बाकी इंशाल्लाह बाकी अटेम्प्ट्स का भी ऐसा एनालिसिस बना के दूंगा। अब ये मैंने क्यों बनाया था? ये मैंने बनाया था वो चांद रात के लिए। चांद रात समझते हैं आप? रात को मैं बैठा हूँ, सोच रहा हूँ क्या आ रहा है, सुबह क्या होना चाहिए, एग्जामिनर के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है इस वक्त। तो ये मैंने उसके लिए बनाया था। तो अब ये था कि बच्चों को मैंने कह दिया था, बेटा सुबह ये तो आया ही आया, यानी इसका लॉन्ग क्वेश्चन आया ही आया और अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। ठीक है जी। फिर मैंने कहा था ये तो पक्का, मैंने आपको भी कहा ये हर बार होगा। तो मतलब 15 नंबर बच्चों के यहाँ से पक्के। ये टॉपिक ऐसा स्ट्रांग हुआ बच्चों का कि अगर बच्चों ने एग्जाम दिया और सही से दिया तो बहुत सारे बच्चे मुझे ये बोलकर आए, सर क्लास में कभी बैलेंस नहीं हुआ, वहाँ हो गया। मैंने कहा ये तो खतरे की बात है कि बैलेंस करके आ गए हो पता नहीं कौन से अमाउंट से। जैसे उस दिन आपकी क्लास में क्या हुआ था, अलग अलग अमाउंट से बैलेंस हो गया था ना। चलिए, मैंने कहा तो खतरनाक बात है, लेकिन इंशाल्लाह अच्छा किया होगा आपने। ठीक है जी। तो ये लास्ट टाइम आ गया, इस बार भी आएगा, ये मैं आपको एडवांस प्रिडिक्शन दे रहा हूँ। ठीक है जी। हाँ, IS-33 आता ही आता है, हर टाइम में आता है। ठीक है जी, इस बार भी आएगा। 25 नंबर मैंने आपको कंफर्म बता दिए, बाकी 25 का आप कुछ कर लें। ठीक है जी, वो हो ही जाएगा इंशाल्लाह। बाकी मैं इसके अंदर और एनालिसिस लगा दूंगा तो कुछ आपका दिमाग भी बनेगा कि एग्जामिनर कौन से एरिया से क्या क्या हर बार कवर कर ही रहा है। ये आपका पूरा सिलेबस है, कवरेज है, और वहाँ पर हमने इधर आपके सामने ये पूरा क्लास टाइम है, 110 से लेकर 130 घंटे की टीचिंग है। कम से कम इसको 120 घंटे देने होने वाले इस कोर्स को कंप्लीट करने। यानी ये पूरा कोर्स कंप्लीट होगा 120 घंटों में। अब जो हमारा टाइम पीरियड है उसको हमने 120 घंटों में तोड़ देना है क्लास टाइम को, और इसकी कवरेज कर जी। 2-2.5 महीने नहीं, ये 100 घंटे आपको लगते हैं ना कि मामूली हैं। 100 घंटे ये क्लासरूम के 100 घंटे हैं बेटा। ये आप ये समझ रहे हैं आप घर पे बैठ के 100 घंटे वो अलग है। ये मेरे लिए, हमारे लिए क्लास आई के अपने स्टैंडर्ड आर रखे हैं कि ये 120 घंटे का कोर्स है। यानी इसको क्लासरूम में कितना कम से कम पढ़ना चाहिए? 110 से 130। तो ऑन एवरेज क्या हो गए? बाज़ दफ़ा इसको पढ़ाने में 140 घंटे भी लगे, बाज़ दफ़ा इसको पढ़ाने में 150 घंटे भी लगे। डिपेंड करता है हालात पर कि सुनने और समझने वाले कैसे हैं। ठीक है जी, सही है, कोई मसला, कोई बात जी। तो ये आपके सामने सिंपल डिस्कशन है, सिलेबस है, पढ़ना स्टार्ट कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता, इसको टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कोई सवाल हो आपकी तरफ से तो आप पूछ सकते हैं मुझसे।
अच्छा, पढ़ेंगे कैसे, कंटेंट क्या होगा, मटेरियल क्या होगा। मैं जब से आई कैप ने ये वाली किताब अपडेट की है FAR 1 की, मैं इसके अलावा किसी और मटेरियल को प्रेफर नहीं करता। और करंटली जो आई कैप का एग्जामिनर है वो है प्योरली स्टडी टेक्स्ट फोकस। ये आई कैप का ऑफिशियल स्टडी टेक्स्ट है और आज तक की तारीख में आई कैप ने इससे अच्छे स्टडी टेक्स्ट पब्लिश नहीं किए। FAR 1 का स्टडी टेक्स्ट भी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आला, और FAR 2 का स्टडी टेक्स्ट भी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आला। इन दो स्टडी टेक्स्ट से अच्छा मटेरियल कभी आई कैप ने इससे पहले पब्लिश नहीं किया। ये मैंने स्टडी टेक्स्ट दुनिया भर के जो बॉडीज है ना, ICAW, उनके भी स्टडी टेक्स्ट मेरे पास है, ACCA वालों के स्टडी टेक्स्ट भी मेरे पास मौजूद है। मैंने सबसे कंपेयर किए, इसका मुकाबला कोई नहीं जो इसमें कंटेंट कवर किया गया। अब होता है मार्केट में, होता है कि हर टीचर अपने नाम का एक किताब बना लेता है, होता उसमें कुछ भी नहीं है। मैं भी बना सकता हूँ अपने नाम की किताब, उस नहीं, वो अलग चीज़ है, वो तो ऑथर अलग चीज़ हो जाए ना, वो तो एक किताब लिखना अलग चीज़ है। ये सिर्फ क्या होता है, ये जो किताबें होती है ना, इसको कंपाइलेशन कहते हैं। कंपाइलेशन में क्या होता है, पास पेपर उठाए और टॉपिक वाइज जोड़ दी, बस। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा काम नहीं। तो अब ये है कि नाम लगा लें तो हमारी किताब, नाम हटा लें तो बस। मटेरियल सारा का सारा पाकिस्तान भर में जो इस्तेमाल होता है वो आई कैप के ही पास्ट पेपर्स होते हैं। तो आई कैप के तकरीबन पास पेपर इस किताब के अंदर ही मौजूद है, जो नहीं होंगे वो आप अलग से कवर कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, कुछ रूम छोड़ना पड़ेगा आपको कि एक टॉपिक कवर हो गया, उसके बाद अगर मैंने ही सारे पास पेपर करा दिए तो फिर आपके लिए क्या बचा। तो हमें किसी पॉइंट पे रुकना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पे आप जो अटेम्प्ट दे रहे हैं वो मार्च 2024 है, तो हम रुक जाते हैं कहां पर, फर्ज कर लें मार्च 2022 पर। हमने कहा जी हमने मार्च 2022 तक के पास पेपर यहां तक कर लिए, अब उसके बाद सितंबर 22, मार्च 23, सितंबर 23, या आपने अपने लिए भी तो रखना है, अपने आप को भी तो आजमाना है। ये सोचना है कि अगर मैंने ये पेपर पढ़ा होता मार्च 22 में तो क्या मैं पढ़ने के बाद उस पेपर को देने के काबिल होता कि नहीं होता। देखिए हर अगला बैच ज्यादा एडवांटेज में है, क्यों, उसके बाद एक पास पेपर क्या है, ज्यादा है। अब आप सोचें उन बच्चों के बारे में जो आज से 3 साल पहले पास करके गए, जो आज से 4 साल पहले पास करके गए, उनके पास तो आपके मुकाबले में 6 या 8 अटेम्प्ट कम है, और वो कम अटेम्प्ट पढ़ के भी पास हो गए, तो आप क्यों नहीं हो सकते। अप्रोच ये रखें कि मुझे टॉपिक पढ़ा दिया और समझा दिया गया है, उसके बाद मैंने अपने आप को आजमाना है कि क्या मैं, अगर मैं 2-4 अटेम्प्ट पीछे होता और उस टाइम पढ़ रहा होता और ये मेरा पेपर होता, तो क्या मैं इसको सॉल्व कर पाता या नहीं कर पाता। जब तक आप ये कैफ लेवल में ये वाली अप्रोच डेवलप नहीं करेंगे खुद से सॉल्व करने की, कि जी पेपर में तो बुलाकर मैंने ही फेस करना है और पेपर में मैंने नया सवाल ही फेस करना है, जब तक आप ये वाली अप्रोच नहीं बनाएंगे तब तक मामला खराब रहेगा, क्योंकि पेपर में नया सवाल आ रहा है। पास्ट पेपर रिपीट नहीं होने, आई कैप का अपना स्टाइल है रिपीट करने का, वो अलग ही स्टाइल होता है। वो सवाल को इस तरह तब्दील करेगा आप पहचान भी नहीं पाएंगे वही सवाल दोबारा आ गया। ठीक है, तो बहरहाल उम्मीद की जा सकती है। तो ये किताब PDF फॉर्म में भी आपसे शेयर कर दी जाएगी। फिलहाल तो मैं किताब नहीं पढ़ाऊंगा ये वाली, क्यों, क्योंकि मैं शुरू में आपको वार्म अप टॉपिक्स कराऊंगा। इसके अंदर हम मेनली फोकस्ड होंगे डेप्रीसिएशन की मुख्तलिफ सिचुएशन में कैलकुलेशन। ठीक है, कोई बात इसमें आपने पूछनी हो, कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। ये किताब और इसके टॉपिक, किताब में कितने चैप्टर लिखे हुए आ रहे हैं, 13, 529 पेज है किताब। आज का अच्छी खासी किताब आएगी, आप क्या समझते हैं, मामूली बात है। ये वो किताब नहीं है जो आप अपने साथ लेके जाएंगे। ये तो, ये मोबाइल में डाउनलोड ना करें, ये आप प्रिंट कर लें या मंगवा लें। किताब किताब जब तक फिजिकली हाथ में ना हो नहीं पढ़ते बच्चे। तो ये कम से कम जो एक मटेरियल आपने स्टडी करना है, इसमें आपका सारा प्रैक्टिस मटेरियल है, वो आप कम से कम लाजमी क्या करें, ये किताब आपके पास फिजिकल फॉर्म में होनी चाहिए। जी, कोई सवाल नहीं, थक गए।
जी अच्छा, ये इनामात का सिलसिला तो जारी है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, कंटिन्यू है, लेकिन सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, इनामात यहाँ भी मैंने बहुत बांटे हैं, फिक्र ना करें। पीआरसी इनामात सिर्फ पीआरसी के लिए नहीं होते, बल्कि मैंने आपको कहा था मैंने एक बच्चे को 5,000, देख लें हमारा हालात देख रहे हैं आप। 5,000 मैंने दिए थे उस स्टूडेंट को जिसका मेरिट आया था। मेरिट, मेरिट मतलब उसकी पाकिस्तान में क्या आई थी, सीए के अंदर कैफ लेवल पर पोजीशन आई थी, उसकी बात कर रहा हूँ। खैर वो अलग मसला है। आप लाए मेरिट इस सब्जेक्ट में 10,000, मेरी तरफ से 50,000 अगर मेरिट लाते हो उसमें। जी जी, पुरानी 1 to 5 नहीं आएगी 50,000 के लिए। अगर आजकल 1 to 5 चाहिए तो आप नून लीग ज्वाइन करें। जी ठीक है बेटा। तो इसमें असल में होता ये है कि पहले इसको मैं क्या करता था, इस टॉपिक सब्जेक्ट को यानी सब पढ़ा दिया, फिर मैं इसको लास्ट डे तक कनेक्ट रखता था, मतलब खुद ही पास पेपर करवा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो फिर वो लास्ट डेज में वो लंबी लंबी क्लासेस चल रही, उसमें बिरयानियों का सिलसिला चल पड़ता था। ठीक है ना, तो अगर वो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ तो हो जाएगी बिरयानी, क्या मसला है, टेंशन नहीं कि पूरा दिन आपको अगर यहाँ बिठाया है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ऑनलाइन भी है, तो वो लंबी क्लासेस के अंदर खुद ब खुद बच्चे घर बैठ के घर पे अपनी बिरयानी खाना पसंद करते हैं। हाँ लंबी क्लासेस होंगी तो समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक स्टॉप करते हैं, फिर पढ़ना तो वैसे ही हमने बहुत पढ़ते रहेंगे, सिलेबस वगैरह आपके सामने रख दिया हमने, पढ़ेंगे ना फिर आप बेटा, लड़ेंगे ना आई कैप से आप। अभी तो आपने एक इम्पॉर्टेंट महाज पे लड़ना है। आइए